मधु को खाने में रोटी पसंद थी, लेकिन ससुराल आकर उसे पता चलता है कि यहाँ सब चावल के दीवाने हैं। माँ जी, खाने में खीर पूरी बना लूं? बहू, यहाँ आटे की पूरी कोई नहीं खाएगा। तू एक काम कर, जीरा राइस और मटर पनीर की सब्जी बना ले, सबको पसंद आएगी। माँ जी, पहली रसोई में तो पूरियां बनती हैं। बनती होंगी दूसरे घरों में, हमारे घर में पूरी पराठे कोई नहीं खाता। धीरे धीरे तुझे सब समझ आ जाएगा। तू वही बना जो मैंने कहा है। मधु अपनी पहली रसोई में सबके लिए जीरा राइस और मटर पनीर की सब्जी बनाती है। वाह वाह, क्या लाजवाब खाना बना है, मजा आ गया। मटर पनीर की सब्जी के साथ जीरा राइस का कॉम्बिनेशन लाजवाब ही होता है। पिताजी, मटर पनीर के साथ गरम गरम पूरियां होती तो और भी आनंद आता। ना बहू ना, पूरी का नाम मत लेना। क्यों पिताजी? गांव में हमारा खेत है ना, वहाँ चावल ही उगाए जाते हैं। सारा चावल गांव से आता है, तो यहाँ गेहूं खरीद कर कौन खाएगा। लेकिन पिताजी, रोज रोज एक ही खाने में कैसा स्वाद? खाना तो अलग अलग बदल कर खाने में मजा आता है, जैसे कभी घी लगी हुई रोटी, पराठे या पूरी। बहू, तुझे कहा ना, इस घर में रोटी का नाम भी मत लेना। घर में आटा आता ही नहीं है। मतलब मुझे भी रोज रोज चावल ही खाने पड़ेंगे? एक बार अपने ससुराल वालों को अपने हाथ की बनी आटे की सब्जी बनाकर खिला दूंगी, उसके बाद से सब बार बार आटे की सब्जी की डिमांड करेंगे, फिर घर में आटा भी आने लगेगा। धीरे धीरे मधु घर गृहस्थी का कामकाज संभालने लगती है। एक दिन वो अपनी सास के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाती है। भैया, ये लौकी कैसे दिए? 20 रुपए किलो। और परवल का क्या भाव है? बहन जी, परवल 40 रुपए किलो है। बहू, तू सब्जी का झोला पकड़, मैं ताजी सब्जियां चुनती हूँ। मधु सब्जी का झोला पकड़कर इधर उधर देख रही थी, तभी उसने एक दुकान के बाहर लिखा हुआ देखा कि यहाँ चक्की का आटा मिलता है। हाय, चक्की वाले आटे की सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनती है। माँ जी, देखिए ना, मार्केट में सब्जियां कितनी महंगी हैं, सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। हाँ बहू, लेकिन हरी सब्जियां खाना भी तो जरूरी है। तेरे पिताजी को परवल की सब्जी के साथ गरम गरम चावल बहुत पसंद हैं। माँ जी, देखिए ना, वहाँ चक्की का आटा मिलता है, मैं आटे की। मधु की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हेमा जोर से चिल्लाती है। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि हमारे घर में आटा नहीं आता, घर में कोई रोटी नहीं खाता, अब से आटे का नाम भी मत लेना। लेकिन माँ जी, मैं रोटी की बात नहीं कर रही थी, मैं तो आटे की सब्जी की बात कर रही थी। मुझे बेवकूफ मत बना, भला आटे की भी सब्जी बनती है क्या? माँ जी, वही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर चलकर परवल की सब्जी बना और चावल बना देना। मधु मन में सोचती है, लगता है आटे की सब्जी खाने के लिए मुझे मायके जाना पड़ेगा। वहीं जाकर आटे की सब्जी बनाऊंगी और खाऊंगी, तब जाकर मुझे तृप्ति मिलेगी। सास के साथ सब्जियां लेकर वो घर आती है और रात का खाना बनाकर सबको खिलाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन, आज तो पूरा दिन बारिश हो रही है। अरे, ऐसे मौसम में प्याज के पकौड़े और चाय तो खिला दो प्रभाकर की माँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बारिश का आनंद तो तभी आता है जब गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो। हेमा रसोई में जाती है और चाय पकौड़े बनाने लगती है। सभी लोग चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। शाम तक बारिश बंद हो जाती है। माँ जी, आज रात में बनाने के लिए कोई हरी सब्जी नहीं है, ना आलू है, और प्याज तो जो थोड़े से थे उसके पकौड़े बन गए। हाँ हाँ, पता है मुझे। सब्जी का झोला लेकर आ, सब्जी मंडी चलते हैं। मधु फौरन सब्जी का झोला लेकर आती है और दोनों सास बहू सब्जी मंडी जाते हैं, लेकिन सब्जी मंडी बंद थी। ओहो, लगता है बारिश की वजह से आज सब्जी मंडी बंद है। मंडी में बहुत कीचड़ भी हो गया है, शायद इसी वजह से कोई सब्जी वाला सब्जी बेचने नहीं आया। तभी मधु की नजर उसी दुकान पर पड़ती है जहाँ चक्की का आटा बिक रहा था। वो जल्दी से दुकान पर जाती है और 1 किलो आटा लेकर झोले में रख लेती है। माँ जी, रात को खाने में क्या बनेगा? आज तू खाने में खिचड़ी बना लेना। माँ जी, सुबह ही तो सबने दाल चावल खाया और रात के खाने में फिर से खिचड़ी। मैं रोटी सब्जी बना दूं? रोटी तो बना लेगी, लेकिन सब्जी किसकी बनाएगी? घर में कोई हरी सब्जी नहीं है और बाजार भी सूना पड़ा है। माँ जी, आज मैं ऐसी सब्जी बनाऊंगी जिसे खाकर आप लोग रोज रोज वही सब्जी बनाने के लिए कहेंगे। ना बहू ना, तू ऐसा कर, फ्रिज में हरे मटर रखे हैं, तू हरे मटर की दाल और चावल बना लेना। सास की बात सुनकर मधु उदास हो जाती है। सोचा था आज आटे की सब्जी खाने को मिलेगी, लेकिन मेरे ससुराल वालों को न जाने आटे से क्या एलर्जी है। मैंने आटा ले तो लिया है, इसे छिपा कर रख दूंगी। जब घर में कोई नहीं होगा तो आटे की सब्जी बनाकर खाऊंगी। मधु हेमा के साथ घर आ जाती है और रात का खाना बनाकर सबको खिलाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे। बारिश की वजह से घर में कभी चना, राजमा तो कभी छोले बन रहे थे।
क्योंकि बाजार में हरी सब्जियां मिलनी मुश्किल हो रही थी। एक दिन की बात है, हेमा की बड़ी ननद अपने पति के साथ उनके घर आती है। शालिनी दीदी, जीजा जी, आप लोग आइए आइए। बहू को सिर्फ शादी में ही देखा, उससे बातचीत तो हो ही नहीं पाई, इसीलिए उससे मिलने चले आए। सोचा कुछ दिन तेरे घर ही रहेंगे। क्यों नहीं दीदी, आप ही का तो घर है। मधु अपनी बुआ सास ससुर की बड़ी खातिरदारी करती है। हेमा, आज रात के खाने में क्या बनवा रही है? दीदी, यहाँ तो कई दिनों से मंडी नहीं लग रही। हम लोग छोले राजमा और दाल के साथ चावल खा रहे। आपको तो आपके लिए कुछ स्पेशल बनवा दूं। अरे भाई, छोले राजमा तो हमने बहुत खाए हैं। हमें तो बहू के हाथ की स्पेशलिटी बताओ। बहू सबसे अच्छा क्या बनाती है? फूफा जी, माँ जी कुछ बनाने दे तब ना। जब से आई हूँ बस दाल चावल, सब्जी चावल, छोले चावल, राजमा चावल यही बना रही हूँ। ना, ये बहाना नहीं चलेगा। मुझे तो गर्मा गर्म पराठे के साथ सब्जी चाहिए, और वो भी कुछ स्पेशल सब्जी। अब हेमा टेंशन में आ जाती है। सुनिए जी, घर में आटा तो है नहीं और ना ही कोई सब्जी। अब पराठे के साथ सब्जी कैसे बनेगी? कैसे भी करके बनानी तो पड़ेगी, वरना तुम तो जानती ही हो कि बड़े नंदोई जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्या बात है माँ जी, पिताजी, आप दोनों परेशान लग रहे हैं। ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। तूने सुना नहीं फूफा जी ने क्या डिमांड की है? घर में आटा और सब्जी है नहीं, बाहर बारिश हो रही है, नहीं स्पेशल सब्जी और पराठा कहाँ से खिलाऊं? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। प्रभाकर बेटे, तू भूल गया क्या? तेरे फूफा जी बाहर का खाना नहीं खाते। क्या बात है माँ, तुम लोग यहाँ कोने में खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो? क्या बहू को खाना बनाना नहीं आता? ऐसी बात नहीं है दीदी, बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। बुआ जी, माँ जी, आप लोग ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं फटाफट से खाना तैयार करती हूँ। सभी लोग ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन हेमा का दिल भी बैठा जा रहा था। मैं जरा देख कर आती हूँ कि मधु किचन में क्या कर रही है। अरे हेमा, तू मेरे पास बैठ। बहू खाना बनाई रही होगी और क्या कर रही होगी। ज्यादा बहू के पीछे पीछे लगने की जरूरत नहीं है। इधर मधु को आज आटे की सब्जी बनाने का मौका मिल गया था। घर में काजू, बादाम, किशमिश, कसूरी मेथी, मसाले और आटा सब कुछ है। झटपट आटे की सब्जी बना लेती हूँ। वो सबके लिए आटे की सब्जी बनाती है। किचन से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है बहू कुछ स्पेशल डिश बना रही है। आटे की सब्जी बनाने के बाद मधु गर्मा गर्म पराठे बनाती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। खाने की टेबल पर सब्जी और पराठा देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जब सभी लोग पराठे के साथ आटे की सब्जी खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बहू, घर में कोई सब्जी नहीं थी, फिर इतनी स्वादिष्ट सब्जी तूने कैसे बनाई? माँ जी, आटे की सब्जी है। उस दिन जब हम बाजार गए थे तब मैंने चुपके से 1 किलो आटा खरीद कर झोले में रख लिया था। आटे की सब्जी? आटे की सब्जी? जी फूफा जी, आटे की सब्जी। मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी सब्जी कभी नहीं खाई। बहू, मेरी तरफ से तेरे लिए ये उपहार। फूफा जी अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाल कर मधु को देते हैं। बहू, तूने आज हमारी लाज रखी। इतनी स्वादिष्ट सब्जी खिलाकर हमें भी आटे का मोल भाव बता दिया। हेमा मधु को गले लगा लेती है। अब तो अक्सर ही हेमा की रसोई से आटे की सब्जी की खुशबू आने लगी। मदन कबाड़ी बेचकर अपने साइकिल से घर जा रहा था, तभी आसमान काले बादलों से भर जाता है और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। गरीब मदन और उसका परिवार बारिश में खुद को कैसे बचाएगा? अरे, आप बुरी तरह से भीग गए, जल्दी से अपने कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। कबाड़ा बेचकर जैसे ही घर निकला, रास्ते में तेज बारिश होने लगी। रास्ते में रुक जाता तो घर आने में काफी रात हो जाती। अच्छा किया कि आप घर आ गए। ऐसा लगता है कि बारिश रात भर नहीं रुकेगी। मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। निशु मदन और अपने दोनों बच्चों रिया और रघु के लिए खाना लगाती है। वे चारों खाना खाने लगते हैं। बाबा, आज कबाड़े में कितने रद्दी कागज मिले? रघु बेटा, आज ज्यादा नहीं मिले, थोड़े से मिले थे, वो मैंने बेच दिए। बाबा, मैंने कहा था ना कि कुछ रद्दी कागज आप लाकर हमें देना। मुझे रघु के लिए कागज की बस बनानी है। रिया बेटी, रद्दी कागज नहीं बेचता तो कल के लिए दाल रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता। लेकिन तू चिंता मत कर, अगली बार जो भी रद्दी कागज मिलेगा मैं तुझे ला कर दूंगा। वे खाना खाते हुए बातें कर रहे थे कि तभी उनकी झोपड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है और बारिश का पानी घर में आने लगता है। लो, अब घर के अंदर बरसात होने लगी, पूरे घर में पानी भर जाएगा। मदन जल्दी से वहाँ पर एक बाल्टी रख देता है। बारिश का पानी बाल्टी में गिरने लगता है। जब तक बाल्टी भरेगी हम चैन से खाना खा लेंगे। रात में कैसे सोएंगे? ऐसा लगता है कि ये बारिश रात भर होती रहेगी।
तुम तीनों आराम से सो जाना, मैं बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आने दूंगा। चारों खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन मदन रात भर जागता है। जब बाल्टी बारिश के पानी से भर जाती तो मदन पानी को घर से बाहर फेंक देता और बाल्टी फिर से उसी जगह पर रख देता। अगली सुबह लगता है आप पूरी रात नहीं सोए। रात भर बाल्टी का पानी बाहर फेंकता रहा, नहीं फेंकता तो हमारी झोपड़ी पानी में भर जाती। आखिर हम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? बारिश के मौसम में न चैन से खा सकते हैं न चैन से सो सकते हैं। काश हमारे पास भी पक्का मकान होता। मैं क्या करूं निशो, तुम तो जानती हो कि कबाड़े का काम में रोज के 100-200 से ज्यादा की कमाई नहीं हो पाती। हम अकेले थोड़ी बरसात से जूझ रहे हैं, पूरा गांव इस बारिश से परेशान है। दूसरे दिन मदन काम पर निकल जाता है। वो अपना ठेला लेकर पूरे गांव में आवाज लगाता है, कबाड़ी वाला, टूटे फूटे सामान, रद्दी कागज बेचो, कबाड़ी वाला। सारा दिन गांव में भटकने के बाद शाम तक मदन के पास कुछ कबाड़ जमा होती है, जिसे लेकर वो कबाड़ी की दुकान में जाता है और बेच देता है। कबाड़ी वाला उसे 100 रुपए देता है। मालिक, आज सिर्फ 200 रुपए। तूने जितना कबाड़ दिया उसके 100 रुपए बनते हैं। वो रद्दी कागज क्यों छुपा रहा है? उसे भी दे दे, पूरे 50 रुपए दूंगा। नहीं मालिक, ये कागज मेरी बेटी ने मांगा है, वो इनसे खिलौने बनाना चाहती है। तो फिर 100 रुपए पकड़ और चलता बन। मदन पैसे लेकर घर आ जाता है। उस दिन जो रद्दी कागज मिले थे वो उन्हें रिया को दे देता है। रिया बेटी देख, मैं तेरे लिए रद्दी कागज ले आया, अब इनसे कागज की बस बना लेना। ठीक है पापा। रिया रद्दी कागज से एक बस बनाती है। दोनों बच्चे घर के बाहर जमे बारिश के पानी में कागज की बस को तैराने लगते हैं। दीदी, हमारी बस में एक भी सवारी नहीं है। रघु, सवारी कैसे मिलेगी? ये बस कागज की है। लेकिन दीदी, हमारी बस कागज की होने के बाद भी पानी में क्यों नहीं डूब रही है? क्योंकि इसे मैंने बनाया है। दोनों बच्चे कागज की बस के साथ खेल रहे थे। उसी समय तेज बारिश होने लगती है, लेकिन बारिश की बूंदें कागज की बस का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। ना तो वो भीगती हैं और ना ही डूबती है। रघु, हमारी कागज की बस तो जादुई है। दोनों बच्चे बारिश में भी बस को पानी में तैरा रहे होते हैं। तभी निशु अंदर से आवाज लगाती है, रिया, रघु, तुम दोनों बाहर बारिश में क्या कर रहे हो? अंदर आओ। दोनों बच्चे कागज की बस को लेकर घर के अंदर आते हैं। रिया बस को झोपड़ी के एक कोने में रख देती है। शाम को मदन काम से घर लौटता है तो उस दिन और भी ज्यादा रद्दी कागज लाकर बच्चों को देता है। पिताजी, अब से आप रोज रद्दी कागज लाकर मुझे देना। मैं रद्दी कागज से जादुई बस बनाऊंगी। जादुई बस? रिया बेटी, जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सब कहानियों में ही होता है। नहीं पिताजी, दीदी ने कागज की बस बनाई है जो जादुई है। अच्छा चलो, अब तुम लोग खाना खाकर सो जाओ। मदन और निशु बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। जैसे जैसे बरसात का महीना गुजर रहा था, दिनों दिन बारिश कहर बरसा रही थी। एक दिन की बात है, आज तो बहुत तेज आंधी बारिश हो रही है। हमारी झोपड़ी हिल रही है, कहीं हमारा ये घर टूट न जाए। सिर छिपाने के लिए ये झोपड़ी ही हमारा आखिरी सहारा है। अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम लोगों को लेकर कहाँ जाऊंगा? निशु और मदन बेहद घबराए हुए थे। सचमुच में आंधी तूफान में उनकी झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। घर भी टूटा और अब बारिश भी शुरू हो गई। रघु के बाबा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम किसी पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। बारिश रुकने के बाद घर की मरम्मत का काम करेंगे। मदन और निशु दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। कुछ घंटों के बाद बारिश रुकती है तो मदन अपनी झोपड़ी की मरम्मत का काम शुरू करता है। वो जैसे ही झोपड़ी की मरम्मत करना शुरू करता है, फिर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। लगता है झोपड़ी की मरम्मत नहीं हो पाएगी। मैं घर से कुछ सामान बाहर ले आती हूँ, यहीं पेड़ के नीचे खाना बना लूंगी। कल से हम सबने एक दाना भी नहीं खाया। निशु झोपड़ी के अंदर जाकर खाना बनाने के लिए बर्तन और राशन लेकर आती है। माँ के पीछे पीछे दोनों बच्चे भी घर में जाते हैं और रद्दी कागज उठाकर ले आते हैं। निशु पेड़ के नीचे चूल्हा जोड़कर खाना बनाने लगती है। कब तक यूं पेड़ के नीचे गुजर बसर करेंगे? बस बारिश रुकने दो, फिर मैं झोपड़ी की मरम्मत का काम पूरा करता हूँ। रिया बेटी, तुम ये रद्दी कागज बाहर लेकर क्यों आई हो? बारिश में सारे कागज गीले हो जाएंगे। नहीं पिताजी, मुझे इन कागजों से एक बस बनानी है। रिया, ये वक्त खेलने का नहीं है। तुम दोनों पेड़ के नीचे बैठो, नहीं तो बारिश में भीग जाओगे। लेकिन पिताजी, हमें तो खेलना है। रिया और रघु खेलने की जिद करने लगते हैं। मदन को गुस्सा आ जाता है और वो रिया के हाथ से रद्दी कागजों को छीनकर पानी में फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद मदन का गुस्सा शांत होता है तो
तो दोनों बच्चे उन कागजों को पानी से उठाकर ले आते हैं। रिया बेटी, ये वही कागज है ना? हाँ पिताजी, ये वही रद्दी कागज हैं। इन कागजों को मैंने पानी में फेंक दिया था, फिर भी ये गीले नहीं हुए। मदन उन कागजों को हाथ में लेकर देखने लगता है। तभी उन रद्दी कागजों से आवाज आती है। देख क्या रहे हो मदन, जल्दी से मेरा इस्तेमाल करके एक बस बना लो जिसमें तुम अपने परिवार के साथ रह सकोगे। क्या ये कौन बोल रहा है? डरो मत मदन, मैं जादुई कागज हूँ। रिया और रघु सच कह रहे हैं, तुम्हें मिलने वाले रद्दी कागज जादुई हैं। तुम मेरा इस्तेमाल करके बस एक बस बना लो जो आंधी पानी बारिश में भी मजबूती से चलेगी। लेकिन इतने कम कागजों से एक बड़ी सी बस कैसे बनेगी? अगर बन भी गई तो बारिश होते ही गल जाएगी। तुम कागजों से बस बनाना तो शुरू करो। ठीक है। मदन उन रद्दी कागजों का इस्तेमाल करता है और एक बस बनाने लगता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि कागज खत्म ही नहीं हो रहे थे। 3 दिन के बाद कागज की जादुई बस घर बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है। दीदी, हमारे जादुई कागज बस घर के अंदर सब कुछ कागज का है। बिस्तर, टेबल, कुर्सियाँ सब कागज की हैं, लेकिन बहुत मजबूत हैं। बस बारिश में कागज की बस गलकर बह न जाए। वे चारों कागज की बस घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हे भगवान, कहीं हम फिर से बेघर तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन मदन का डर बिल्कुल गलत साबित हुआ। तेज बारिश कागज की बस घर का कुछ न बिगाड़ सकी और बस मजबूती से खड़ी रही। देखो जी, हमारा कागज का बस घर तो एकदम मजबूती से टिका हुआ है। ये सचमुच में जादुई बस घर है। मदन और उसका परिवार बारिश में भी कागज के बस घर में सुरक्षित रहता है। इधर बारिश लगातार काफी दिनों तक होती रहती है, जिस कारण गांव में बाढ़ आ जाती है। लोगों के घर डूब जाते हैं। ग्रामीण परेशान होने लगते हैं। भैया, गांव में बाढ़ आ गई है। हमारे घरों में पानी घुस गया है। अगर जल्दी हम गांव छोड़कर नहीं भागे तो हम सब डूबकर मर जाएंगे। सही कह रहे हो भैया, लेकिन हम तो पानी में तैरकर निकल जाएंगे। हमारे बीवी बच्चे कैसे निकलेंगे? तभी मदन की जादुई बस घर सभी ग्रामीणों के काम आती है। मदन अपनी जादुई बस में सभी ग्रामीणों को बिठाता है और बारी बारी से सभी को गांव के बाहर सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। मदन भैया, तुम्हारे कारण आज पूरा गांव महफूज है। मेरे कारण नहीं, बल्कि जादुई कागज की बस के कारण हम सभी सुरक्षित बच पाए हैं। मदन इन सब का श्रेय अपने दोनों बच्चों रिया और रघु को देता है।